मेरी पहली कविता का शीर्षक है इमाम दस्ता। इमाम दस्ता जिसमें मसाला कूटा जाता है। इमाम दस्ता लोहे का था एक मेरे पास नानी के ज़माने का। माँ ने बड़े जतन से रखा था संभाल कि एक रोज़ मुझे सौंप देगी ब्रह्म बेला में। और हुआ यूं कि एक दिन सच में सौंप दिया माँ ने लोहे का इमाम दस्ता। कहती थी माँ कि नानी की माँ ने दिया था नानी को और नानी की माँ को उनकी माँ ने। पीढ़ियाँ बदल गईं पर इमाम दस्ता न बदला, ना ही बदली उसकी जगह। वह स्त्रियों के जीवन में सदियों से शामिल रहा, सदियों तक। जंग ना लगे तो लोहा लोहा ही बना रहता है हमेशा। कहती थी नानी देते हुए हिदायत कि देखो जंग ना लगने पाए कभी। बड़े जोर देने पर देख पाती हूँ माँ के घर में उसका इस्तेमाल। लाल सूखी मिर्च की झांपी के पीछे माँ का मिर्च से जलदानार चेहरा। पोंछते हुए आंख का पानी वो कूटती जाती एक के बाद एक मसाले। सूप में पछोड़ कर अलग करती जाती मसालों की कनकियाँ। पर नहीं कर पाई अपने जीवन की कनकियों को पछोड़ कर खुद से अलग। वे मसालों में मिलावट की तरह शामिल रहे उसके जीवन में। दिनों महीनों सालों की उसकी मेहनत ने हमेशा जिंदा रखा हमारे स्वादों को। और हम कम नमक के आधार पर तय करते रहे होना उसका। एक दिन घर के सारे स्वादों को भरकर इमाम दस्ते में सौंप दिया उसने मुझे अपना हाथ, ये बताते हुए कि कितना भी कूट लो मसालों को इमाम दस्ते में, स्त्रियों के जीवन से लोहे का स्वाद नहीं जाता। और मेरी दूसरी कविता है घंटा घर। सीए और एनआरसी के दौरान जिस तरह से दिल्ली में शाहीन बाग हुआ, उसी तरह से लखनऊ में घंटा घर पर बहुत सी महिलाएं, खासतौर से मुस्लिम महिलाएं बाहर आई। तो पब्लिक स्फेयर में जब महिलाएं बाहर आती हैं तो किस तरह का बदलाव आता है, उस चीज़ को लेकर मैंने कुछ लिखा था। छोटे छोटे बंद में 6 बंद है ये, और शीर्षक है घंटा घर। अपने भीतर लौटने से पहले ठहर गई हूँ घंटा घर के ठीक सामने। आसमान दहक रहा उसकी लाल दीवारों के पीछे, और ठीक उसकी सुइयों के नीचे इतिहास गढ़ रहा अपनी भव्य और सबसे सुंदर तस्वीर। दूसरा बंद। 12 की गजर के साथ ही बदल गया है शहर का मिजाज भी। जनाना कहे जाने वाले बहुत से लिबास नई सुबह की शक्ल में तब्दील हो गए हैं। मुलायम समझे जाने वाले आवाजें एकाएक हो गई हैं सख्त जान। घंटा घर गूंज रहा है फिर से इनकलाब के नारों से। तीसरा बंद है। कोरे पन्नी पर उतरने से बहुत पहले इतिहास उतरता है मानव देहों पर। लिखी होती हैं कितनी तो कहानियां इन्हीं देहों पर, जिन्हें मामूली समझ छोड़ देते हैं इतिहासकार लिखने से। देखो देखो कि इस बार ये कोने पन्ने भरे जा रहे नाजुक समझी जाने वाली हथेलियों से। घंटा घर अकेला गवाह है कि जब भी ये हथेलियां थामती हैं कोई मशाल, तो फूटता है रोशनी का सोता वहीं से। चौथा बंद है। सदियों से घर की भीतरी दीवारों पर उकेरती रही वे बहुत से गीत, जिन्हें गाया था उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। वे नहीं जानती कि भीतर की तपिश जब पिघलने लगे तो कभी कभी लावा बन जाती है। मैंने देखा है इन दिनों घंटा घर की दीवारों पर बहुत सा लावा बहते। पांचवा बंद है। उनका दिन आंगन से निकल सबसे पिछले कमरे में डूब जाता। वे घर के बाहर गली में सब्जी वाले से करती हैं मुफ्त में धनिया मिर्च की बहस, और ना देने पर करती हैं उनकी लानत मलानत। दुनिया सोचती है इन बदकुचलियों को कुछ नहीं आता सिवा स्यापे के। वे दुपट्टा सुखाती छतों पर बेखबर हैं पल पल दुनिया से। वे बेखबर हैं पल पल बदलती दुनिया से। फिर ये क्या हुआ कि एक शाम घंटा घर पर दुपट्टे परचम में बदल लहराने लगे। राजनीति के सारे समीकरण धरे के धरे रह गए शहर के कूड़ा घरों में। छठा बंद है और आखिरी बंद है इसका। वे हर जगह थी और हर जगह पहले से निर्धारित थी उनकी जगहें जो उनके हिस्से नहीं आई, वे उसी में गढ़ती रही अपने हिस्से की धूप छांव। लिखती रही समय के शिलापट्ट पर स्थापित कर दी गई इबारतें। वे नहीं जानती कि सदियों से निर्धारित कोई भी जगह नहीं है उनकी स्थायी जगह। वे हवा धूप मिट्टी की तरह बदलती रही जगहें। आखिर एक शाम घंटा घर के खुले आसमान में स्थापित कर दी उन्होंने अपनी स्थायी जगह।
मेरी अगली कविता का शीर्षक है खिड़की के पार। जिस खिड़की से देखना शुरू किया था वह मेरी नहीं थी, माँ ने फुसलाकर बिठा दिया था नीम अंधेरे। खिड़की से दिख रहे बादल, पेड़, नदी, चिड़िया वे सब भी मेरे नहीं थे। मैंने भीगी आंखों से झांक कर देखा था पहली बार नीला नीला खुला आसमान। आंखें दूर उस पार तक चली गई थी, कच्ची उम्र की आंखें नहीं जानती उन्मुक्त होने के अर्थ। वहां तो बस नीली बारिश थी और थी एक चिड़िया, गहरा सम्मोहन था डूब जाने का। थोड़ी बड़ी हुई तो खुद को खुद से पाया खिड़की पर, इस बार भी वह मेरी नहीं थी। खिड़की के बाहर की दुनिया मेरे भीतर की दुनिया से नितांत अलग थी। भीतर की लड़की बाहर के सपने देखती और बाहर की दुनिया उसे भीतर ही देखना चाहती। इतना विरोधाभास था जीवन में कि तय नहीं कर पाई कि सपना जरूरी था या जीना यथार्थ में जो खिड़की के भीतर का सच था। देह को उतार कर भीतर ही खिड़की से बाहर देखना एक दुस्साहस था। पानी को आकार देने की ख्वाहिश में हजार हजार बारिश में भीग जाना था। नंगे पांव ही तय करने थे सारे रास्ते और कांटों की संभावना से गुजर जाना था। भीतर के यथार्थ को बदलने की कोशिश में हर बार खिड़की से पार जाना था। और मेरी अगली कविता का शीर्षक है कितनी कम जगहें हैं प्रेम के लिए। कितना तो सहज हो जाता है मौसम का यूं ही मीठा हो जाना, शेफालियों का अनायास झड़ जाना, बारिशों का सोंधा हो जाना, भर जाना आकाश का संभावनाओं से और पेट में तितलियों का उमड़ आना। कुछ भी तो नहीं होता प्रेम में क्रांतिकारी कि बिछा दी जाए लाशें उसके नाम पे, लड़े जाएं युद्ध, धार किए जाएं हथियार। कितनी तो साधारण होती हैं उसकी इच्छाएं, बोली एक बच्चे के मन जितनी। एक बार मिलकर एक बार और मिलने की इच्छा, मिलकर वापस न जाने की इच्छा, प्रेमी आंखों में डूबने की इच्छा, पहरों चुप में एक दूसरे को सुनने की इच्छा। मौन साधने की कला योगियों ने अवश्य सीखी होगी प्रेमियों से ही, हठयोग जन्मा होगा इनकी ही प्रतीक्षा में। प्रेम में होना जीवन के ठीक बीच में होना है, तितली के पंखों जितना हल्का और उतना ही रंगीन। राजा को चाहिए कि वह बदल दे अपनी सभी जेलों को प्रेमियों की शरणस्थली में। दुनिया में कितनी कम जगह हैं उनके लिए। द्वारपालों के हाथों से छीन ले भाले, जब्त कर ले सभी हथियार अपने सिपाहियों के और भेज दे उन्हें एक लंबे अवकाश पर अपनी प्रेमिकाओं के पास। तानाशाहों को चाहिए कि वे नेस्ते नाबूद कर दें अपनी सभी प्रतिमाएं, स्वीकार करें अपना प्रेम देश के राजमार्ग पर, ताकि उन्हें करनी ना पड़े आत्महत्या भूख अंधेरे तहखानों में। सेना नायकों को चाहिए उड़ेल दे अपने टैंकों की सारी बारूद समुद्र में और जोत दे उन्हें सरसों के खेतों में। किसान के पसीने की गंध से लिपटी फसलें सिपाहियों की वीरता के किस्से सुनाएंगी। प्रेम बेखौफ हो फूटेगा धरती की कोख से। ईश्वर को चाहिए कि वह चूमे फिर से माथा अपने बिछड़े प्रेमी का, भर आलिंगन जैसे चूमा था उसने सृष्टि के आरंभ में, उतना ही पवित्र उतना ही अबोध वसंत के खिलने से पहले। आखिरी कविता है ब्रह्म मुहूर्त। एक वे थी कि जाग रही सदियों से, उनकी नींदों में भुला था तारा भोर का। आद्रा नक्षत्र की बाह थामे दिन आरंभ होता उनके अभ्यस्त हाथों से। फिर भी उनके हिस्से नहीं आया कोई दर्शन जीवन का, फिर भी उनके हिस्से नहीं आया कोई दर्शन जीवन का। रहस्य जिसकी खोज में बीत गए कल्प कितने, उनकी आंखों से दूर ही रहे। वे भूले से भी नहीं सोच पाई कि उठकर नीम अंधेरे खोज ले कोई सत्य जीवन की नश्वरता का। जागृत कर अंतः प्रज्ञा लगा ले धुनी, कर ले थोड़ा ब्रह्म संवाद ही। शून्य शिखर पर पहुंच ले ले मौन समाधि ही। घर के बृहद चक्र से निकल कर ले प्राप्त अलौकिक ज्ञान। रच डाले कोई महाकाव्य, राग रागनियों को न्योत दे या भर ले आंखों में झरता हर श्रृंगार। आधी नींद आधी जाग भर आंखों में वे करती रही प्रतीक्षा ब्रह्म मुहूर्त की। ज्ञात था उन्हें कि उनके जरा सी देरी पर पलट जाएगी पृथ्वी। देवता कुपित हो जाएंगे धरती के, थम जाएगा जीवन चक्र। उनकी आध्यात्मिकता से घबरा युग के याज्ञवल्क्य के लगाएंगे गुहार चाय की बारी बारी, और वे दुनिया की आंख खुलने से पहले झाड़ बुहार कर टांग देंगी जीवन को दिन की खूंटी पर। धन्यवाद।